पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार में सॉरी हफ्ते की किताब में मैं फैयाज अहमद फैजी आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारा दो विशेष कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, एक साक्षात्कार के नाम से और एक हफ्ते की किताब के नाम से। शुरू में मैंने वो नाम लिया। इस समय हम हफ्ते की किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब जो महाराष्ट्र के पसमानदा जातियों का एक तरह से देखा जाए तो वो संकलन है और वो दो भागों में किताब है। उस किताब की लेखिका जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उस किताब का नाम है मुस्लिम बलूतेदार। इसकी रचयिता लेखिका तमन्ना इनामदार जी हमारे साथ हैं। मैं तमन्ना इनामदार जी का स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी, तो सबसे पहले मैम हमें इस बात की चर्चा शुरू करने से पहले, इस किताब की चर्चा शुरू करने से पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और ये अक्सर ये बात की जाती है कि पसमानदा जो जातियां हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी मुस्लिम समाज के अंदर जो जातियां हैं, उसके बारे में डेटा की बात की जाती है तो लोग कहते हैं डेटा बहुत कम है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आपने किया है और लगातार आप काम कर रही हैं। मैं बराबर लगातार आपको फॉलो करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप गांव-गांव में जाके उन जातियों से संबंधित डेटा को कलेक्ट कर रही हैं। आप देख रही हैं कि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या है और जो अपर क्लास है, अशराफ वर्ग है, उसके कंपेयर में उनकी स्थिति इस समय मौजूदा समय में क्या है। तो किताब मुस्लिम बलूतेदार पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि कुछ आप अपने बारे में बताएं कि आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। और आप चूंकि एक समाज सेवी भी हैं और बिजनेस वुमन भी हैं, अपना बिजनेस खुद करती हैं और उसके बाद भी साहित्य में भी आपने तकरीबन 1 दर्जन आपकी किताबें हैं जो मुस्लिम महिलाओं पे भी है। एक किताब आपकी है जो तलाकशुदा महिलाओं के जीवन पे भी है। तो एक बहुत बड़ा काम साहित्य में भी और सामाजिक में भी आपने कार्य किया है। तो इतना कुछ और आप एक महिला हैं, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो एक बड़ा ही मुश्किल होता होगा। तो कुछ आप अपनी शुरुआत से बताएं, प्रारंभ से कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा। जी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया फैज जी। मेरे परिचय के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी दर्शकों को, सभी साथियों को मेरा सलाम, नमस्ते। और मैं पसमानदा के आयोजकों को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को चुना, इस विषय को चुना। पसमानदा समाज पर काम करने वाले हम सभी लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए, क्योंकि पसमानदा समाज महाराष्ट्र के लोगों की जो समस्याएं हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो यूपी की हो, जरूरी नहीं कि वो राजस्थान की हो, जरूरी नहीं कि वो बंगाल मैम आसाम की हो। हेडफोन को थोड़ा सा माउथ के पास रखें मैम, थोड़ी सी आवाज कम आ रही। अब आ रही जी है जी। आवाज? हाँ जी जी, अब अच्छी आवाज आ रही। हर जगह पे, हर राज्य के पसमानदा लोगों की समस्याएं अलग होती है, परेशानियां अलग होती है, वो जो संघर्ष करते हैं, जिस सवालों से जूझते हैं वो अलग होता है। तो हम सभी पसमानदा समाज पर काम करने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। और आज के इस मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपनी आप बीती या तो मैं जहाँ पर जा रही हूँ, जहाँ मैं कर रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे थोड़ी बहुत चर्चा करूंगी, बातें करूंगी। और अंत में हम लोग इस बारे में सवाल जवाब भी करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहो या तो मुझे कुछ बताना है तो मैं ज़रूर बताऊंगी और आप भी पूछिएगा। दूसरी बात साथियों, आज महाराष्ट्र में मराठी भाषा दिन मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और मैं मराठी से ही पढ़ी हूँ, मैं मराठी में ही लिखती हूँ, मराठी में ही बोलती हूँ। तो सभी जी मैम, मेरी तरफ से पसमानदा डेमोक्रेसी की तरफ से आपकी मातृभाषा मराठी की दिवस की बहुत बहुत बधाई। मुझे इसका ज्ञान नहीं था, आपने बताया। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि आज मराठी दिवस है। और मैम, मैं शुरू में बताना ही भूल गया, मैम क्योंकि मैं उनकी मातृभाषा मराठी है तो मराठी में लिखती हैं, पढ़ती हैं और उनकी सारी किताबें मराठी में हैं और हम उसके हिंदी अनुवाद की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम। जी, तो मैं अपने सभी साथियों को, महाराष्ट्र के, भारत बाहर के सभी जो मराठी भाषा प्रेमी हैं, उन सभी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। फैज जी, आपने पूछा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची।
कि मेरे घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई। मेरे पिताजी थे, मेरे अब्बा बहुत बचपन में, जब मैं बिल्कुल 1 साल 2 साल की थी तब उनका इंतकाल हुआ। मेरा एक छोटा भाई है। नानी वगैरह जो थे वो दूसरों के घर में कहीं और जहाँ मिले वहाँ मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुज़ारा करते थे। उस वक़्त मेरे खानदान की पढ़ी लिखी अकेली बेटी। आधी पढ़ाई मैंने शादी से पहले की और आधी पढ़ाई मैंने शादी के बाद की। कुछ अलग-अलग कोर्सेस, इवन मेरे बच्चे होने के बाद, मेरे बच्चे जब बड़ा बेटा मेरा 5वीं 6वीं क्लास में, तब छोटे बच्चे मेरे अभी केजी में रहे थे, तब मैंने बाकी की मेरी पढ़ाई कंप्लीट की। मेरे ऊपर इन सभी बातों के संस्कार होने की वजह, मैं जहाँ रहती थी, हम बहुत, मेरी माँ, मेरी फैमिली बहुत ही गरीब और मजदूरी करके जीने वाले लोग थे। हम बिल्कुल पूना शहर के बीच, पूना शहर में एक गरीब ऐसी बस्ती है, उस बस्ती में हम रहा करते थे। बिल्कुल छोटा 10 बाय 10 का हमारा एक घर था और आसपास में सभी जाति धर्मों के लोग थे, सभी। उस वक्त जब मेरी परवरिश हो रही थी, या तो बढ़ रही थी मैं, और जिस तरह से आगे जा रही थी, तो ये बलूतेदारी या तो ये जातिवाद या तो मुसलमानों में कोई पसमानदा होता है, ये सब भी कुछ नहीं पता था। क्योंकि गरीबी तो हर किसी की पसमानदा, हर गरीब पसमानदा नहीं आता है। हर गरीब को सब लोग अलग ही रखते हैं, अलग ही उसको ट्रीटमेंट मिलती है। तो हम जिस बस्ती में रहा करते थे वहां पर सभी जाति धर्मों के लोग थे और मेहनत करने वाले लोग भी थे। लेकिन वहां पर भी जैसे छप्परबंद समाज के लोग हैं, तो उनको हमारी नानी वगैरह बोला करती थी कि अरे वो छप्परबंद का शम्मू है ना, इस तरह से उनकी बात शुरू होती थी। या तो फिर वो बागवान का अल्ताफ है ना, तो ये वो ऐसी बात शुरू होती थी। तो मेरे समझ में नहीं आता था कि ये छप्परबंद का बागवान का इस तरह से नाम क्यों लेते। उस उम्र में वो समझ भी नहीं थी और बस चल रहा था कि वो बागवान की दुकान है ना, वहां पर वो है। तो इस तरह से चल रहा था। धीरे धीरे सब महसूस होने लगा। ये मतलब ये जातियों के नाम थे, उनके जातियों के नाम के साथ संबोधन करके उनको बुलाया जाता था। ये बात आपको परेशान करती थी कि ऐसा क्यों है? जी। अजीब लगता था कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों बुलाते हैं। मेरा मायके का नाम जी। शेख है, तो हम शेख, तो इस तरह से हमको कोई नहीं बोला करता था। लेकिन वो जैसे कि अभी एक फकीर समाज के लोग थे, तो उनको अरे वो फकीरों का है रे, इस तरह से बात हुआ करती थी। तो मेरे वो समझ में नहीं आता था, लेकिन ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे। धीरे धीरे जब मैंने अपने सामाजिक जीवन में कदम रखा, तो मैंने सबसे पहले मुस्लिम मैरिज ब्यूरो शुरू किया। मुस्लिम मैरिज ब्यूरो जब मैंने शुरू किया और यहाँ पर रिश्तों का काम मैंने शुरू किया शुरू के दौर में, तो मैंने देखा कि मेरे पास रिश्ते के लिए बिल्कुल, मैंने, मेरे ख्याल से मेरी उम्र की 26-27 में मैंने रिश्तों का काम शुरू किया था। उस वक्त मुझे, मेरे पर तो पहले लोग नहीं कर रहे, उनका बोलना ऐसा था कि आपने अभी अभी शादी की है और आपको क्या पता है शादी के बारे में। आपने, जैसे लोगों का समझ कि रिश्ते जमाने का काम जो है बड़े उम्र दराज लोग करेंगे। तो जब मेरे पास रिश्ते के लिए लोग आया करते थे, तो अगर वो तो शिकिल बोलते थे, उनको शिकिल कर में ही लड़का बताओ। अतार है तो बोलते थे नहीं, हमको अतार में ही लड़का बताओ। या तो जुलाहा है अंसारी, तो वो बोलते थे नहीं, हमको अंसारी चाहिए, हमको बाकी नहीं चलेंगे। मैं अड़ती थी कि भाई मुसलमान ये सब क्या चीजें हैं। तो फिर मैं शुरू की, ये क्या है, बोली क्या है, ये अंसार क्या है, या तो फिर ये छप्परबंद है, ये मदद समाज क्या है, मैंने ढूंढना शुरू किया। उन लोगों से मिलना शुरू, बातचीत करना शुरू किया। तो उसके पीछे मकसद एक था कि मेरे पास जो लोग रिश्ते के लिए आते हैं, अगर वो मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको अंसारी ही चाहिए, या तो हमको तंबोली चाहिए, हमको शिकिल कर चाहिए, तो मैं उनको समझ, उस वक्त जो लोग जो व्यवसाय करते थे, जो उनके काम का तरीका था, उसके ऊपर से उनको वो नाम दिया गया। मुसलमान तो एक है, इस्लाम को तो जाति धर्म कबूल नहीं है, जाति कबूल नहीं है, तो फिर ये अलग क्या है। लोग नहीं मानते थे, बिल्कुल कट्टरता से बोलते थे कि नहीं, हमारे घर में नहीं चलने वाला, हमको ऐसा ही चाहिए। तो फिर ये सब बातें मेरे बड़े बड़े जलसे लिया करती थी मैंने पूरे महाराष्ट्र में कुछ 38 जलसे लिए हैं। तो एक एक घंटा आया ही करती, लेकिन बाहर से स्पीकर्स बुलाया करती थी कि जातिवाद नहीं मानना चाहिए। इस हिसाब से उनको जलसे का मतलब कि छोटी छोटी आप मीटिंग किया करती थी? नहीं, मेरे जलसे में कम से कम 300-400 लोग आया करते थे।
ये जाति, ये जो हाँ हाँ मैरिज में जी, एक छोटी सी मीटिंग हो जाती थी वो। जी जी जी। जी तो उस वक्त मैं समझाया करती थी कि भाई ये बिजनेस, ये जो काम करते थे उसके ऊपर से इन लोगों को नाम पड़ा है। जैसे तंबोली है तो वो पान बेचने वाले हैं, हाँ, अतार मनियार है तो वो मनियार जो है वो चूड़ियां पहनाने वाले हैं। ये उनको मैं समझाया करती थी। हो गए ये करता नहीं है मानो, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। तब मैंने सोचा कि ये जो मेरी जानकारी है कहीं ना कहीं मुझे लिखना चाहिए। इसके पहले मैंने क्या किया, पूरे महाराष्ट्र की किताबों में ढूंढा कि इस तरह की जानकारी देने वाली कोई किताब है क्या। तो मुझे जानकारी मिली, लेकिन बिल्कुल कुछ कुछ लाइनों में। जैसे कुछ हिंदू दलितों के ऊपर लिखने वाले काफी विचारवंत लोग थे, तो उनके इसमें आया करते थे। लेकिन कुछ जो क्या बोलेंगे उसको, उड़ता उड़ता कुछ बातें आती, फलानियां है वगैरह है, लेकिन ऐसा डिटेल से उसकी जानकारी नहीं मिलती थी। मैंने और कुछ लोगों से भी पूछा नाम से किताब है क्या, क्योंकि मुझे चाहिए थी। तो पता चला कि ऐसी कोई किताब ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो जानकारी मैंने हासिल की है मैं लिखूं उसे। और मैंने शुरू 12 जाति जो पूना में मुझे आसपास में मिल गए, ऐसे 12 जाति लेकर मैंने लिखा। तो उन 12 जाति में के जो लोग थे वो थे शिकिलकर, मिसगर, मदारी, कुरैशी, मैं पिंजारी, यहाँ पे एक मैं आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा सवाल था कि आप यहाँ तक कैसे आई, और मेरा दूसरा सवाल ये था कि आप क्या चीज़ थी जो आपको इस तरफ आप जो है केंद्रित हुई कि नहीं हमें ये कार्य करना है। इस सब का आपने जवाब दिया मेरे सवाल पूछने से पहले। अब चूंकि किताब का नाम मुस्लिम बलूतेदार है, तो किताब का नाम ही ऐसा है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये बलूतेदार क्या है। थोड़ा सा पहले आप बलूतेदार बताइए, और इस किताब का नाम आपने मुस्लिम बलूतेदार क्यों रखा, फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। जी मैम। देखिए महाराष्ट्र में ऐसे है कि जाति की उपखंड, यानी समाज की जो रचना होती है, उच्च वर्ग, बीच जी में का मिडिल क्लास, और फिर लोअर क्लास, इस तरह से जाति की एक रचना होती है। हिंदू में तो ये जी जाति की उतरण है ही है, लेकिन मुसलमानों में भी उतनी ही प्रचलित है जाति की उतरण। उस समय पुराने जमाने में जब धर्म कन्वर्ट करके मुसलमान हो गए। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई मैम आपने कि न सिर्फ हिंदू समाज में, आपने कहा कि मुस्लिम समाज में भी जातियों की उसी तरह से स्ट्रक्चर है। जी, जी जी। आप आगे आगे कहें मैम। ये जो है गांव की रचना, इनको थोड़ी में अपन शॉर्टकट में इनको बोलेंगे कि गांव कामगार, गांव में काम करने वाले लोग। जैसे कि कुछ जी हमेशा जो गरज होती थी इंसानों की, जो हमेशा रोजमर्रा की गरज पूरी करने वाले, काम करने वाले जो लोग हैं वो बलूतेदार, यानी उनको बलूत कहा जाता है महाराष्ट्र में। जो और जो कुछ वक्त के लिए कभी कभी काम होता है, जैसे कि समझो किसी के शादी में किसी को बाजा बजाना है, तो वो वाजंत्री वाले लोग बोलते हैं, वो तो शादी में एक ही बार मिलेंगे। या तो फिर ऐसे कुछ जाति वो ककार, जिसको वो ककार हिंदी मराठी दोनों में आता है कि वो चक्की होती है उस पर जो टाके लगते हैं, उसको लगाने वाले मैम, जो थोड़ा सा लोग हैं। ईयरफोन थोड़ा सा, हाँ, माउथ पीस को अपने पास रखें। जी तो जो जी टाके जी लगाने वाले लोग होते हैं वो टका, इस तरह से कुछ हमेशा करने लगने वाले जो काम होते हैं, वो करने वाले जो गांव कामगार होते हैं, तो वो होते हैं बलूतेदार, जिसे काबू कहते हैं। और दूसरा है जी अलूतेदार। अलूतेदार यानी नैमित्तिक, मतलब कभी कभी जो गरज होती है, जैसे मनोरंजन की गरज है तो बाजीगर लोग कुछ कलाबाजियां बताते हैं, या तो नाट समाज के लोग कुछ खेल करके बताते हैं, या तो टकार होते हैं। तो ऐसे जो लोग, तो वाजन की शादियों में बाज बजाने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग, ये ऐसी रचना हुआ करती थी जिसे अलूतेदार और बलूतेदार कहा जाता है। जी। तो ये इसके बाद में फिर ये बलूतेदार, और उसका उसका क्या दूसरा शब्द बताया मैम? एक बलूतेदार अलूतेदार, और दूसरा जो कभी कभी। जी अलूतेदार, अलूतेदार। अ- हाँ, अलूतेदार। ये जातियों जी का जो जी संरचना जी। है उसमें ये बलूतेदार अलूतेदार। तो आपकी किताब बलूतेदार, जिसको हम हिंदी में अगर यहाँ समझने की कोशिश करें, तो जो शिल्पकार थे, जो कामगर जातियां हैं, वो बलूतेदार में आती है। जी मैम, जी अब आप बताएं कि मुस्लिम बलूतेदार आपने किताब है, इस किताब का कंटेंट क्या है, और इसमें आपने किन किन जातियों पे स्टडी किया है, जरा सा उस पे कुछ प्रकाश डालिए। जी।
ये समझने के लिए कि ये बलूतेदारी है क्या, तो पहले तो मैंने उसमें ये किया कि इनका इतिहास है, कोई एक मैं जाति ले रही हूँ तो उसका इतिहास क्या है, और फिर उनकी जीवन शैली क्या है, उनके व्यवसाय किस तरह से भी थे और अभी किस तरह से चल रहे, इनके में विवाह पद्धति कैसे कैसे होती है, धर्म के बारे जी में इनकी क्या सोच है, या तो फिर इनके राजनीतिक समस्याएं क्या है, जात पंचायत इनके में है क्या, जात पंचायत उस वक्त थी क्या या तो अभी है क्या, और राजनीतिक समस्या क्या क्या है। मैं यहाँ एक सवाल करना चाहूंगा। ये माना जाता है कि मुस्लिम चूंकि एक मोनोलिथ माना जाता है कि नहीं, एक ही ब्लॉक है मुस्लिम, लेकिन आपने कहा कि वो जो रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं, जो शादी ब्याह का जो कस्टम है, आपने हर जाति का अलग अलग देखा है। तो एक हाँ ये विभिन्नता जो आ रही है, जो इंडिजिनस जिसको कह लीजिए, या मूल कह लीजिए, या जो कहते हैं देशज कह लीजिए, वो शादियों में भी आपने फर्क देखा कि हर जाति की शादी में कुछ अलग विशेष प्रकार के जो है कस्टम्स और रीति रिवाज हैं। जी मैम, ये बड़ी मजे की इसको बात कैसे है। देखा आपने? जी हाँ, ये बड़ी मजे की बात है कि महाराष्ट्र पूरे भारत का ही मुस्लिम कन्वर्टेड मुस्लिम है। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, अपना धर्म तो बदल लिया, धर्म बदलने से सिर्फ यहाँ की प्रार्थना पद्धति बदल गई, लेकिन जी कल्चर वही रहा, व्यवसाय जो थे उनके वही रहे, और शादियों बारातों में थोड़ा बहुत फर्क हो गया, जैसे कि हिंदू लोग अगर वो मुड़ावड़ा बांधेंगे तो मुसलमान लोग जो है वो सेहरा बांधेंगे। बाकी वो चौकी बिछाना है, चौकी में गाना है, सुहागनों को खाना खिलाना है, और पहले भगवान को शांति करने के लिए से हिंदू में पूर्वजांना शांत करना वगैरह ऐसा एक प्रकार चलता है, तो मुसलमानों में भी बड़ों को ठंडा करने के लिए कुछ कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, या तो फिर कुछ खाना वाना किया जाता है, हल्दी का फंक्शन उसी तरह से जी, होता बहुत है। महत्वपूर्ण बात है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि एक बार आप उसको रिपीट करें, जो पूर्वजों को शांत करने के लिए जब ये मुसलमान होते हैं तो ये अपने चूंकि पूर्वज को शांत करने के लिए ये कुरान शरीफ पढ़ना और इस तरह की चीजें करते हैं। कस्टम हाँ, ये तो परंपरा वही है, लेकिन उसको अपने जी हिसाब से किया। जी, इसको एक बार फिर से बताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शक मैं चाहूंगा कि दर्शक गौर से सुने, और दर्शक अपने सवाल भी तैयार रखें। मैम की एक बड़ी जिज्ञासा है। मैम ने शुरू में हमसे कहा था कि आप सवाल जरूर दर्शकों को अलाउ कीजिए कि वो सवाल पूछें, और मैम सवाल का जवाब देने के लिए आतुर भी है। मैम, ये जो आपने कस्टम बताया पूर्वजों को शांत करने वाला, तो इस्लाम धर्म ले आने के बाद भी वो चूंकि कुरान और इस तरह की पढ़ के पूर्वजों को शांत करने की जो प्रक्रिया, इसको जरा फिर से बताएं। ये बहुत देखिए दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात है। जी हिंदू में हिंदू समाज में ऐसे होता है कि कुल दैवताला शांत करणं किंवा कुल दैवताला मान देणं, उनके जो घर के जो उनका दैवत होते हैं, जिसे भी जी, देव कुल को वो देवता मान, होते हैं। जी कुल देवता होती है तो उसको वो मान पान देते हैं। उसी तरह से मुसलमानों में भी देखिए, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पर मुसलमानों में दो भाग पड़ रहे, दो विभाग बनते जा रहे हैं, दो तबके बन रहे हैं। एक तो तबला और तो सुन्नी। अगर तबलीगी है तो वो बड़ों को याद करना या तो उनके नाम से फातिहा देना, ये वगैरह करते हैं। लेकिन सुन्नी समाज के लोग हैं तो वो जहां भी मैं गई तो वो पहले बकरा वगैरह जुबा करके या तो फिर कुछ जो भी तरीका रहेगा उस हिसाब से बड़ा सा खाना किया जाता है। और किसी समझो किसी के घर के दादा कोई किसी का इंतकाल हुआ है तो बड़ों को शांत करने के लिए, बड़ों की रूह को तसल्ली पहुंचे, इसके लिए किसी को कपड़े किसी को काटी को पैसे ऐसे खैरात दी जाती है, दान दिया जाता है, जिससे समझा हमने बड़ों को याद किया। या तो घर के कोई पीर है तो उनके नाम से कुरान शरीफ पढ़ के उनको बख्शा जाता है। इस तरह से कुरान खानी एक होने का एक प्रकार मैंने सुन्नी मुस्लिमों में देखा है। और काफी सारी बातें जी जी यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो लोकल महाराष्ट्रियन है तो उनमें से जिस तरह से हल्दी होता है, मेहंदी होता है, जगह होता है, ऐसे सही तरह के प्रोग्राम मुसलमानों में भी होते हैं। जैसे कि सुहागनों को खाना खिलाना या तो वो नाड़े बांधना हाथ में, कंगन बांधना जो हिंदू में भी बांधा जाता है मुस्लिम में भी बांधा जाता है, चौकी बिछाना जी वो भी होता जी है। सारी बातें एक जैसी होती है। तो ये हिंदू मुस्लिम जैसे है कि मुसलमानों में भी अच्छी तरह से चलता है ये। जी, वो मतलब उन्होंने जो धर्म परिवर्तन के बाद भी अपना जो है रिचुअल्स थे, जो कस्टम थे, उसको किसी न किसी रूप में उन्होंने जीवित रखा। लेकिन आपने एक जीवित बहुत रखा बताई कि है। जो तबलीगी जमात या इस तरह के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो इस पे चोट करते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। ये आपने इसका भी जिक्र किया।
जी, ये तो पूरे भारत में देखने को मिलती है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो अशराफ वर्ग है, अशराफ वर्ग के जो धार्मिक सुधार के कार्यक्रम है, तबलीगी जमात है और भी जो हैं, जमात-ए-इस्लामी का है, वो इसे हिंदुआना रस्म कहते हैं कि तुम हिंदुओं का रस्म फ़ॉलो कर रहे हो। जबकि ये हिंदुआना नहीं, ये इंडियाना है, भारतीय है ना? तो उसमें और इस्लाम में भी एक मैं दर्शकों को बताता चलूँ कि इस्लामिक फ़िक़्ह में, इस्लामिक विधि में एक उर्फ़ का एक चैप्टर है, जो अलाउ करता है लोकल कस्टम्स को, लोकल रीति-रिवाज को कि आप लोकल कस्टम रीति-रिवाज को फ़ॉलो कर सकते हैं, वो उर्फ़ कहलाता है। तो ये कट्टरपंथी लोग जो है कोशिश करते हैं कि ये हिंदू कह के उसको एक धर्म का रंग देके पसमानदा को उनकी जड़ों से काट दें, जबकि अपने सभ्यता इंसान नैसर्गिक रूप से अपने सभ्यता संस्कृति में जीता है, अपनी भाषा बोलता है, वो क्षेत्र विशेष की भाषा, वेशभूषा, उसका आवरण, उसके उसके जो है कस्टम्स है, परंपराएँ हैं, शादी-ब्याह, मरने-जीने में वो चीज़ देख के आती है। तो आपने जो ये जातियों का जो सर्वे किया, उसमें आपने उसको टेक्स्ट भी किया, लिखा भी है और एक भाग आपकी पब्लिश हो चुकी है, दूसरी भाग मैं समझता हूँ आप बता रही थी कि आपने पहला जो आपका भाग है मुस्लिम बलूचिस्तान, उसमें 12 जातियों का आपने ज़िक्र किया है। इसके बाद आप जो नई किताब आपकी आ रही है, उसमें 20 जातियों का ज़िक्र है, तो आपने उसको भी अच्छे से लिखा है। जी मैम, आगे बताएँ आप। उन जातियों के नाम भी बताएँ और थोड़ा-सा जो स्पेसिफिक पेक्यूलियर कैरेक्टर हैं तम अलग-अलग जातियों को, उस पे भी थोड़ा-सा प्रकाश डालें। जी। फैज़ जी, अगर ये बताऊँ तो मैं अपने को टाइम नहीं पूरेगा, काफ़ी वक़्त जाएगा ये। जी हाँ, जी हाँ। महाराष्ट्र महाराष्ट्र आयोग एक की वही जो लिस्ट है, संक्षिप्त रूप में आप थोड़ा-सा बताएँ। जी। हम कोशिश दर्शकों को करूँ। बताते चलें कि हमारा ये प्रोग्राम जो है हफ्ते की किताब में हम अब पसमानदा आंदोलन से या पसमानदा समाज के विमर्श से जुड़ी किताबों पे चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं मुस्लिम बलूचिस्तान पुस्तक की रचयिता लेखिका तमन्ना इनामदार जी और आप इनसे अपने सवाल भी कर सकते हैं। हम ये चेष्टा करेंगे कि 35-40 मिनट में बात खत्म करके फिर आपके सवाल लें, तो दर्शक अपने सवाल तैयार रखें। तमन्ना जी बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं और समाज के बीच में अक्सर पसमानदा आंदोलन और पसमानदा साथियों से, कार्यकर्ताओं से कहा जाता है कि आप लोग फेसबुक, सोशल मीडिया पे ही काम करते हैं। सड़क पे, ज़मीन में जाके नहीं देते नहीं काम करते हैं, फील्ड में नहीं काम करते हैं। तो तमन्ना ईमानदार जी का काम जो है फील्ड में है, गाँव-गाँव में महाराष्ट्र के जाके उन्होंने इतना बड़ा काम किया और आज से नहीं कई सालों से कर रही हैं। तो एक महत्वपूर्ण और बहुत ही मूल्यवान साथी हैं, जो पसमानदा विमर्श को एक डॉक्यूमेंटेड कर रही हैं, तो आप अपने सवाल ज़रूर पूछें। दर्शकों से मेरा आग्रह है कि वो अपने सवाल तैयार रखें। जी मैम, आप कंटिन्यू करें। देखिए, मागास वर्ग आयोग जो है, ये गवर्नमेंट का जो विभाग है, पसमानदा के लिए जो काम करता है, तो उसमें मुसलमानों की, सिर्फ़ मुसलमानों की 83 जाति अंकित है, 83। और जी, मज़े की बात ये उसमें कि कई जातियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं और कई जातियाँ जो है वो लोग हैं, लेकिन उस लिस्ट में उनके नाम नहीं है। जिसको मैंने चुना, मुझे पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए तो मैं बस यहाँ में बहुत ज़्यादा नहीं, 50 किलोमीटर में घूमती रही। लेकिन दूसरी किताब का जो हिस्सा मैं लिख रही हूँ, भाग 2, उसके लिए मैं महाराष्ट्र के बिल्कुल खेड़े में, बिल्कुल देहातों में जाके लोगों को ढूँढ रही हूँ और उन लोगों से जाके मैं बातचीत कर रही हूँ, उनकी समस्याएँ जानने की कोशिश कर रही हूँ, उनका इतिहास जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने जो पहले लिखा था, वो पहले 12 किताबों में एक तो है शिकिलकर। शिकिलकर मतलब जो ये धार लगाते हैं, जो हथियार होते हैं उनको धार लगाने वाले लोग हैं। मिसगर जो है, जो तांबे के बर्तन बनाए देते हैं। दूसरे जो सांपों का खेल कर, कुरैशी यानी कसाई लोग, तरफ पिंजारी जिसको आप जुला बेचते हैं, मनियार जो चूड़ियां पहनाते हैं, अतार जो जो हल्दी कुंकू होते हैं ना, हल्दी कुंकू बनाने के बेचने के जो काम करते हैं, पूजा साहित्य, वो लोग है अतार। मोमिन जो है मोमिन जुलाहा में ही आता है, जुलाहा बोलेंगे उनको। बागवान यानी बागवानी करने वाले लोग। छप्पर बंद, ये मुसलमानों में आज भी बहुत ही खस्ता हालत में जी रहे हैं। कुछ लोग, कुछ जो जातियां हैं जो मुसलमानों में खस्ता हालत में जी रहे, उसमें मैं छप्परबंद बताऊंगी, मदारी बताऊंगी, मदारी का नाम एक लूंगी। दूसरी बात
जानकारी मिली है वो जातगर जातगर जाति मतलब वो जो गांव में भैंसे होती थी, भैंसे, तो भैंसों के बाल जी निकालने जी वाले जो नाई हो, उन्हें जातगर जी। कहते हैं। उन्हें मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल रहा है लेकिन मैं अभी तक उन तक पहुंची नहीं। क्या नाम बताया तो मैम? ऐसे नाम एक बार फिर से कहे, उस जाति को क्या कहते हैं जो जातगर, भैंस के बाल आप? जी। जातगर, जातगर। जी जातगर। जी दूसरा जी। एक छप्पर बंद समाज है जो कि बहुत ही पिछड़ा, फकीर समाज, फकीर समाज जानते हो कि जो दारों दार जाके जो भिक्षा मांग के जिया करते थे, फकीरी किया करते थे। बाजीगर हम्म। समाज एक है, बाजीगर समाज के बारे में उनका तो बड़ा बहुत बहुत है, जानने लायक है, लेकिन उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम होते जा रही है। कुछ लोग हैं अभी भी। बाजीगर समाज मतलब जैसे कि वो बाल से ट्रक खींचने वाले लोग थे, छाती के ऊपर हाथी पैर रख के खड़ा करके खेल बताने तमाशा वाले। दिखाने वाली जाति है। जी जी। और मुजावर है, जैसे दरगाह की सेवा करने वाले मुजावर है। मुलानी है, जो गांव में अगर किसी के घर में कुछ देवी देवता मतलब उनके मंदिर का कुछ उरुस होता है, तो वहां पर जानवर जुबा करने के लिए, जानवर काटने के लिए जो एक मुसलमान ही व्यक्ति की जरूरत होती है, उसे मुलानी कहते हैं। पाथरवट है, जो कि शिल्पी जिसे कहते हैं, शिल्पी, जी जी। वो है हर समाज जो खदानों में से लोहा चुन के निकाला, खदानों के पत्थर निकाल कर वो पत्थर में से लोहा अलग करने का काम करते थे। सुलेमानी को तो आप पहचानते हो। मुस्लिम गौड़ी, यानी जो गाय वगैरह के दूध निकाल कर बेचते हैं। दूसरा तेली, तेल निकालने वाले। और दालदी समाज है, जो मच्छी मार, मुस्लिम मच्छी मार और दालदी समाज है। मेटकरी यानी पुराने जो किले हैं, वो किले के दरवाजे पर जो पहरा देने वाले लोग, और युद्ध के वक्त बड़े बड़े तोहफे को जलाने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं मेटकरी। या तो टकार, मैंने आपको बताया कि आटा चक्की को टाके आने वाले टकार। पटवे करी, जो गले में के मालाएं वगैरह होती जो गूंथते हैं, उन्हें पटवे करी कहते हैं। और मेहतर मतलब हलाल खोर, जिन्हें आप जानते हैं। जी जी। दुर्वेशी यानी रीछ लेकर घरों घर घूम के भिक्षा मांग के रीछ का खेल बता के अपनी उपजीविका चलाने वाले लोग। हाँ, वो गवंडी, भालू जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, भालू को लेके वो आते थे। वो मदारी जाति में भी हमारे यहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो। जी। और आपने एक गवंडी। जाति का जिक्र किया, मुजावर मुजावर जाति का जिक्र किया। मैं एक मुजावर जाति पे एक मुहावरा भी है कि मजा मारे गाजी मियाँ, धक्का खाए मजावर। तो जो अंदर गाजी मियाँ हैं, जो अपर क्लास से, अशराफ से हैं, उन पे सारे चढ़ावे जाते हैं। तो एक मुहावरा चलता है हमारे यहाँ कि मजा मारे गाजी मियाँ, धक्का खाए मजावर। और जो मजावर जातियां होती हैं, जो साफ सफाई उसका करती हैं, तो एक चीज याद आ गई, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर। जी मैम। बिल्कुल। जी दूसरे जी है महात, महात यानी हाथी को जो संभाला करते थे, वो महात। जी। और कारवान, जो ऊंट को हाँ संभाला करते थे। पखाली, जो जी पखाल पीठ पर बांध कर पानी लाकर दिया करते थे। नालबंद है, जी। जो घोड़े के और बैलों के पैर में जो नाल ठोका करते थे, नाल नाल वो। ठोक। जी जी। दर्जी, जो कपड़े सिया करते थे। मुंडे, एक बड़ा ही मजेदार, या तो क्या मजेदार बोलने से मैं, बड़ा ही रोचक जाति है जो अस्तित्व में है, लेकिन हिंदू मुंडे है, हिंदू मुंडे यादी में है, लेकिन मुस्लिम मुंडे यादी में नहीं है। तो मुंडे मुंडे यानी क्या, मैं उनके लोगों के पास गई थी। में एक एरिया है इस्लामपुर, वहां पर गई थी, उनके लोगों से मिली। वो काफी संघर्ष कर रहे कि उस यादी में अपना नाम आए, लेकिन उनका नाम आ नहीं रहा, तो कोशिश कर रहे वो मुंडा कुछ बातों। मुंडे समाज कहलाते हैं वो। जी मैम, मुंडे जी, समाज। तो मैंने यहाँ पर उनका जब गोपीनाथ गोपीनाथ मुंडे, मुंडे महाराष्ट्र से एक बड़े राजनेता लीडर है। रहे हैं। तो हाँ, क्या ये मुंडे और वो मुंडे एक ही हैं? तो हिंदू मुंडे और मुस्लिम मुंडों में फर्क है। हिंदू जी। यादी में हिंदू मुंडे है, लेकिन मुस्लिम जो यादी है, मुस्लिम नागास वर्ग, उसमें मुंडे के लोग तो है, यहाँ पर दिख रहे हैं, लोग है, संघर्ष कर रहे हैं, उनका सरनेम भी वो लग रहा उनका है। काम काम लेकिन मुंडे लोगों का काम क्या रहा है मैम? हाँ, तो वही बता रही हूँ कि जी जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि उस वक्त जब राजा रजवाड़े के जो लोग हुआ करते थे, जनान खाने में
औरतों की खिदमत के लिए, तो औरतों के कुछ भी काम करने के लिए कुछ ऐसे नपुंसक जो लोग होते हैं, तृतीय पंथी लोगों को रखा जाता था, जो कि जी ड्रेस जी वगैरह पहन के, हम लोग अक्सर पिक्चर में वगैरह देखते हैं। तो अगर उनकी उम्र जी हो जाती थी, तो उम्र होने के बाद में उनको गांव बांट के दिया जाता था कि ये इतना टपका है, इतना एरिया, यहाँ पर आप जो भी है मांग कर अपनी जिंदगी चलाइए। तो वो मुंडे अपने साथ में अपनी मदद के लिए कोई एक वारिसदार रखे करते थे, उनके कोई रिश्ते में हुआ करता था या कोई भी, तो एक कोई अपने सोबत में रखा करते थे, उसको कहते थे मुंडे। यानी ये मुंडा और ये अच्छा मुंडे, मुंडा मुंडे इस तरह से उनके सरनेम होते हैं। तो ये वो लोग हैं। इनका जी मस्जिद, मुंडे के नाम पर मस्जिद बनी हुई है, तो उसका उनके पास सात बारह उतारे पे उनका नाम भी है, लेकिन यादी में उनका नाम नहीं है। दूसरा जी कोतवाल, यानी गांव में ये आने मैम, वाले ये जो जो लोग, आप बोल रहे हैं यादी में उनका नाम नहीं है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार की जो ये अच्छा, जो बैकवर्ड जातियों क्लास की लिस्ट है। वाला जो हाँ, आयोग है, उसमें नाम नहीं वो है। जी जी यादी उनका नाम नहीं है। उसी तरह से जी जी कोतवाल नाम भी नहीं है। कोतवाल जी क्या होते हैं, तो वो किले में या तो गांव में आने वाले जो लोग होते हैं, तो जो गांव का बेस होता है, हाँ, एंट्री जहाँ करते हैं, वहां से उनका काम शुरू होता है कि गांव में कौन लोग आए हैं, कौन लोग यहाँ पर रह रहे हैं, समाज की गश्त डालना, लोगों को सुरक्षा देना, या तो फिर वो जागते रहो वगैरह का आवाज देते रहना, ऐसे कुछ कोतवाल लोग हैं। और जादगर के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि वो जो गांव में जो भैंसे या तो जानवर होते हैं, उनके बाल निकालने वाले जो नाई होते हैं, उन्हें जादगर कहते हैं। साथ ही रंगरेज जो है, जो कपड़ों को रंग देने वाले लोग। और ऐसे अभी जादगर जो है वो यादी में है, लेकिन लोग नहीं मिल रहे, कहीं पर होंगे। लेकिन फैज जी, मैंने ये एक बात गौर किया है, मैं जब घूम रही हूँ, तो जी कुछ तबलीग जमात का प्रभाव कहिए, या मुसलमान जो ये बैकवर्ड समाज जो है, पसमानदा समाज है, उनको दोहरी दोहरी बहिष्कृतता का सामना करना पड़ता है। एक तो मुसलमान होने के बाद जो बाकी कास्ट के लोगों के पास से उनको जो बहिष्कृत किया जाता है, या तो जो उनके ऊपर एक विशिष्ट, एक अलग तरीके से उन पर एक दबाव रहता है कि ये मुस्लिम है। और दूसरा, उनके ही समाज में, मतलब मुस्लिम समाज में ही जो उच्च वर्णीय लोग हैं, अशरफ लोग हैं, वो नीचे के तबके के जो लोग हैं मुसलमान, उनको नजदीक आने नहीं देते, तो नजदीक नहीं लेते। भले इस्लाम में कहा जाए कि इस्लाम में जातिवता नहीं है, एक मस्जिद में एक सफे में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इस्लाम लेकिन के लेकिन मैम, समाज आपने अभी तो बताया कि मुंडे मुंडे लोगों की मस्जिद अलग होती है, उनकी अपनी मस्जिद भी सिर्फ होती है। सिर्फ जी कागज पर उनका 7-12 बच्चा है। मस्जिद तो जी दूसरे पूरे सभी मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर। जी मेरा बताने का मकसद ये था कि ये जी सब सबूत के बावजूद भी यादी में उनका नाम आने में दिक्कतें आ रही है। तो वो जी 1960 के पहले के कुछ प्रूफ बताइए कहते हैं, तो इनके पास प्रूफ है, लेकिन यादी में उनका नाम नहीं है। तो इस्लाम की जो समानता थी वो मस्जिद तक रहती है, लेकिन मस्जिद से बाहर आने के बाद में वापस फिर ये अतार, वो मन्यार, वो बाजीगर, वो नाट, वो इस तरह से हम लोग वापस दोबारा जाति में बढ़ जाते जी हैं। यूपी में एक पसमानदा एक्टिविस्ट हैं, गुलजार सलमानी जी। वो नाई बिरादरी से आते हैं। वो कहते हैं कि मस्जिद में तो हम भाई हैं, मस्जिद के बाहर हम नाई हैं। जी, जी। आपकी बात को ही मैंने, वो ये बात याद आ गई तो मैंने सोचा। जी। तो अभी अभी और क्या हुआ है, आजमगढ़ जब के जातिगत मस्जिदें मैंने खुद देखी है, मैंने सर्वे किया है। नटहरिया की मस्जिद, जो नटों की मस्जिद है, जिसमें सिर्फ नट जाति के लोग नमाज पढ़ते हैं। एक धोबियाने की मस्जिद है, उस गांव में मियाने की मस्जिद है, धोबियाने की मस्जिद है। तो मस्जिदें भी जो है आपको जातिगत मिलेंगी। और इस पे जो है पूरे देश में, बनारस के अंदर भी एक हमने मस्जिद देखी है। और दूसरे जो है कब्रस्तान तो आपको हर शहर गांव में मिल जाएंगे, जो जातिगत कब्रस्तान है। और इस विशेष रूप से अशराफ वर्ग के कब्रिस्तान हर जगह आपको अलग मिलेंगे। सैयद लोगों के कब्रिस्तान इस तरह की जो है मैंने देखे हैं। मैंने हलवाई की कब्रिस्तान लखीमपुर खीरी में देखा है, जो हालांकि वो ओबीसी हैं, लेकिन क्योंकि बड़े लोगों को देख के उन्होंने भी अपने अलग कब्रिस्तान बनाए। तो कब्रिस्तान तो आपको आमतौर से अलग अलग जातिगत दिखाई देते हैं। जी, मैं इस दर्शकों से मामले बताता चलूं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में मैम बहुत कुछ जो है छुपी हुई ढकी हुई चीज है मुस्लिम समाज की, उसको लेके आ रही है, जो जातिगत विभेद है मुसलमानों के अंदर महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में को अगर देखा जाए। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सवाल भी उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, आपने एक, मैं इसमें एक सवाल जोड़ भी दूं। आपने कहा कि ये जो सामाजिक ढांचा है
उन पे दोहरी मार पड़ती है। एक मुसलमान होने के बाद जो है उनके जो अपने जहाँ से वो आए हैं अपने पूर्ववर्ती, उनकी तरफ से भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन होता है। और दूसरा जिसका धर्म उन्होंने स्वीकार किया, जो अशराफ वर्ग है, जो रूलिंग क्लास शासक वर्ग रहा है, वो भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। और तमाम माइनॉरिटी कमीशन है, अल्पसंख्यक आयोग है, हर राज्य में है, लेकिन उसका फायदा उस तरह से पसमानदा जातियों तक नहीं मिल पाता है। तो इसको भी आपने अपने सर्वे के अंदर देखा, इस पे भी जरा प्रकाश डालिए कि किस तरह का भेदभाव है, दो तरफा भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन, डबल डिस्क्रिमिनेशन है, जिस पे आप बात कर रही थी, आप बताएं। जी। देखिए, मुसलमान होने के सिर्फ मुसलमान है तो फिर किस तरह का भेदभाव को सामना करना पड़ता है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अपने ही लोगों की तरफ से किस तरह से होता है, तो हमारे यहाँ पर ये जो पसमानदा जाति के लोग हैं, तो मैं पहले एक बात आपको बता दूं कि आपने मस्जिद तो अलग अलग मस्जिदों का जो जिक्र किया है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इतना महाराष्ट्र में घूम रही हूँ तो मुझे अलग अलग मस्जिदें, सिर्फ मदारी समाज जो है, मदारी समाज की अलग मस्जिद मुझे दिखाई दी उनके बस्ती में। बाकी समाज की जी। मस्जिदें जो है कॉमन लगी, कॉमन ही है, जहाँ पर जी। नमाज भी सेम होती है और कब्रिस्तान भी सेम होता है, उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। हाँ, अब जी। उनके अगर कोई खानदान में से किसी का इंतकाल होता है तो उसको कब्रिस्तान में कहाँ जगह मिलती है ये मुझे पता नहीं, एकदम कहीं वो पीछे बाजू में कहीं कोने कोपरे में डाल देते हैं या कहीं सामने तरफ डाल देते हैं, ये मुझे पता नहीं जी। है। जी। 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 दूसरी बात ये है कि किस तरह से इन लोगों को सहना पड़ता है, तो देखिए कि उच्च वर्णीय जो लोग हैं, यानी अशरफ लोग जो है, वो नीचे जाति के लोगों से शादी करने के लिए बिल्कुल खुश नहीं होते। यानी एक एक वक्त ऐसे रहेगा कि रोटी व्यवहार हो जाएगा, रोटी मतलब रोजी रोटी की बातचीत हो जाएगी। अगर मेरे घर जी। में कुछ काम नहीं है तो मैं ये समाज के लोगों को बुला के मैं मेरे घर का काम बनवा लूंगी, चलवा लूंगी। कुछ मेरे कुछ खरीदारी है, कुछ व्यापारी है, तो मैं वो खरीदो को कर लूंगी। लेकिन अगर मुझे बेटी देना है या तो बेटी लाना है तो ये समाज के लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मैं बताऊं आपको कि मदारी समाज के लोग, पहली बात तो उनकी बेटी कोई करता नहीं है। बाकी ये जो अशरफ लोग तो छोड़ो, लेकिन मध्यम वर्गीय मुस्लिम जो है, जिसे हम अजलफ कहेंगे, वो भी उनकी बेटी नहीं करते। या तो फिर मेहतर समाज, हलाल खोर की बेटी है तो वो जी। भी नहीं करते। वो लोग तैयार रहेंगे, ये लोग जो है ये लोग तैयार रहेंगे, लेकिन उनको बेटी दी भी नहीं जाती और बेटी ली भी नहीं जाती। दूसरी बात, ये मुझे खास तौर पे समझ में आया कि उनके घरों पर जाने के लिए मैं कुछ कुछ दिन, अभी 1 महीना 2 महीने पहले मैं हलालखोर समाज का इंटरव्यू के लिए पूना महाराष्ट्र में संगमनेर बोल के एक एरिया है, वहां मैं गई थी। तो उनके जो एक सदस्य थे, उन्होंने उनका एक तजुर्बा मुझसे शेयर किया। उन्होंने बताया कि मैम, मेरा बेटा, मेरे एक रिश्तेदार का बेटा काफी पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो हम उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तो एक हमारे दोस्त बिरादरी में थे, काफी हर रोज उठना बैठना था हमारा। तो मैंने उनको उस लड़के के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपको लड़की बताएंगे। हम उनके घर गए, लड़की वगैरह देखी, हमको पसंद आया, हमने उनको अपने घर बुलाया। तब उनको पता चला कि हम लोग हलाल खोरे मेहतर समाज से है। तो उन्होंने कहा कि मैम, वो लोग इस तरह से गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंह। रिश्ता तो करना दूर ही रहा, लेकिन वो मेरे दोस्त थे, जी। बाद में मुझे देखकर रास्ता बदलने लगे। मेरे रास्ते, जहाँ मैं जिस दिशा से मैं जा रहा हूँ उस दिशा का रुख भी करना उन्होंने छोड़ दिया और वो अलग से रहने लगे। तो इस तरह से जाति के बारे में हालत, ये जो पसमानदा लोग हैं उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। दूसरी बात, जरूरी अहम तरीके से ख्याल देने वाली बात ये है कि इन लोगों की समस्याएं क्या है, इन लोग किस तरह से जी रहे हैं, इन लोगों को क्या मदद की जरूरत है। ये भी इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, ये भी इस्लाम के बाशिंदे हैं, तो ये हमारे ही है, तो इनको, इनके लिए हमारी कुछ मदद चाहिए क्या, ये देखा नहीं जाता। मैं महाराष्ट्र की कराड़ के एक बाग में कुछ दिन पहले मैं वहां पर गई थी। वहां पर दुर्वेशी समाज है जो भालू लेकर घूमते हैं, उनके लिए मैं गई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी वो बहुत खस्ता हालत में है, बहुत खस्ता हालत में। रोजगार का सवाल है उनका, रहने के लिए अभी मस्जिद के लोगों ने उनको कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान की जो जगह थी वो दिया है, तो कब्रिस्तान के ऊपर, कब्रिस्तान के जमीन में उन्होंने घर बांध के पत्रे के शेड्स वगैरह लगा के रहना शुरू किया है। लेकिन आसपास के लोगों से, जब मैंने बाहर के समाज से, जब मैंने ये जो अजलफ है या तो अशरफ लोग है, उनसे मैंने जब इस मामले में बात की, तो बोले हाँ हाँ वो लोग है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, उन तक हम पहुंच नहीं पाए। मैंने बताया कि भाई, आप जो सामाजिक उन्नति के लिए काम कर रहे हो तो उनको बहुत जरूरत है, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं है, उनके वहाँ लाइट अभी अभी आई है, उनके वहाँ लाइट भी नहीं है। और दूसरी बात,
2-3 हजार रुपए के लिए उनके लड़के स्कूल छोड़ रहे हैं, कॉलेज छोड़ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्यों नहीं करते? हाँ, करना चाहिए, करेंगे, क्या है वो लोग आते नहीं ना हमारे तक, बात नहीं करते। तो ये बात मैंने उनसे, उस दुर्वेशी लोगों से किया कि आप वहां तक जाते क्यों नहीं है? तो मुझे ऐसे जवाब मिला कि मैम हम जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें जानकारी मिलना चाहिए, जिस तरह से हमारी मदद होना चाहिए, जिस तरह से हम पर तवज्जो देना चाहिए, वो होता नहीं है। हमको टालने की तरफ ज्यादा कोशिश की जाती है, या तो हाँ ठीक है करेंगे बोलेंगे, 10 चक्कर लगाने के बाद में 2 काम हो सकते हैं। इस तरह से उनके तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। ये जो समस्याएं हैं, इन लोगों तक ना अशरफ लोगों ने ध्यान दिया, ना अजलफ लोगों ने ध्यान दिया, और ना ही सरकार को लगा कि मुसलमानों के इस तबके के लिए कुछ करना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। अब इन लोगों में पढ़ाई की बहुत ही तादाद कम होती है। अब पढ़ाई की तादाद कम होने के कारण या तो फिर लोगों से राबता करना, अधिकारियों से बात करना, या तो समाज के जो भी लोग हैं, किसी को, किसी बच्चे को एडमिशन के लिए जाना है तो उस डिपार्टमेंट में जाके बात करना, उनको वहां से कहीं से कुछ मदद मिल सकती है क्या, कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या, कुछ सहूलत छूट मिल सकती है क्या, इसके लिए बात करने के लिए माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और इस वजह से वो उस जो भी सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे बाकी जो लोग हैं वो कभी कोशिश नहीं करते कि जाके उन तक पहुंचे। बाकी सभी जी लोगों के लिए जिस तरह से किया जाता है उस तरह से काम होता है, लेकिन जैसे इन जी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है वो नहीं होता है। जी, कुल मिला के बात समझ में आ रही है कि जो सरकार की स्कीमें भी हैं शिक्षा के क्षेत्र में या अपलिफ्टमेंट के लिए जो अल्पसंख्यक आयोग बने हुए हैं, तो वहाँ तक उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। दूसरे जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, जो सामाजिक सेवक लोग हैं, जो और जगह शिक्षा पे काम कर रहे हैं, जो अशराफ वर्ग से हैं, वो भी इन आप अजलफ का शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, अजलाफ का जो है, अजलाफ और अर्जाल को मिला के हम लोग पसमानदा कहते हैं। तो वो लोग भी जो मिडिल हैं, वो लोग भी इनकी कोई देख-रेख नहीं करते, इनकी कोई पूछ नहीं, और जब आपने सवाल किया तो उन लोगों ने टाल-मटोल इधर-उधर किया। और जब उन लोगों से आपने पूछा तो कहा कि वो हमारे पास आते ही नहीं है। तो एक स्पष्ट सामाजिक भेदभाव आपने देखा, और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए अपने स्वधर्मी लोगों के लिए कोई इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ये जय भीम का नारा लगाते रहते हैं, और हिंदू दलितों की तो ज़रूर बात करते हैं, हिंदू पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन स्वधर्म के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जो पसमानदा पिछड़े हैं, पसमानदा दलित जातियाँ हैं, उस पे इस तरह से कोई कार्यक्रम महाराष्ट्र के अंदर भी आपको नहीं दिखाई देता है। और आपने इसको बिल्कुल साफ तौर से अपने सर्वे में और अपने पुस्तक लिखने के दौरान जो इंटरव्यूज़ की, उसमें ये बातें साफ तौर से आपको दिखाई दी। मैं दर्शकों को बताता चलूँ कि ये पसमानदा डेमोक्रेसी के विशेष कार्यक्रम हफ्ते की किताब में आज हमारे साथ चर्चा कर रही हैं तमन्ना इनामदार जी। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है मुस्लिम बलूतेदार, जो कामगर शिल्पगर जातियां हैं, उससे संबंधित ये किताब है। उसमें कई जातियों का आपने उसमें चर्चा किया है। ये किताब 2 भागों में है। पहली भाग प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें लगभग 12 जातियों का चर्चा की गई है। दूसरी पुस्तक जो है, जिसमें 20 जातियों की चर्चा है, वो बहुत ही जल्दी प्रकाशित होने वाली है। तमन्ना मैम लगातार क्षेत्र में जाके और भी जातियों के डेटा कलेक्ट कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनके इंटरव्यू कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य महाराष्ट्र की भूमि पर हो रहा है। जो सामाजिक आंदोलन और सामाजिक न्याय के आंदोलन की बात देखी जाए तो महाराष्ट्र की भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और पसमानदा आंदोलन की भी अगर बात देखी जाए तो वहाँ पे शब्बीर अंसारी ने ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन बना के, विलास सोनोवा ने और भी कई हिंदू लोगों ने, शब्बीर पसमानदा लोगों ने मिल के काम किया था। और वहाँ पे ओबीसी की लिस्ट में जो मैम बता रही हैं पसमानदा जातियों को शामिल कराने में एक बड़ा रहा है। हम उनको भी किसी दिन यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। तमन्ना मैम जी, आपने बताया कि किस तरह से खुलेआम भेदभाव है, कोई इनको पूछता नहीं, कोई इन पे काम नहीं करना चाहता है। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? और आपका ये जो कोशिश है उनको लाने की, निश्चय इसका कुछ न कुछ समाज पे असर दिखाई देगा। तो क्या कुछ जो हिंदू स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ मदद होती है या वो इस बात को कंसीडर करते हैं? आपने बताया कि जो मुस्लिम स्वयंसेवी संस्थाएँ, मुस्लिम सामाजिक सुधार के जो अशराफ वर्ग के लोग हैं, वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। तो क्या हिंदू समाज की तरफ से कुछ उनके इस तरह की कुछ बात आपने देखी अपने सर्वे में? जी मैम। देखिए, हिंदू समाज की जब हम बात करते हैं तो हिंदू समाज को मुस्लिम, फिर वो चाहे ये जाटगर मुस्लिम हो, बाकी समाज के जो अतार मनार शिकिलकर मदारी फकीर जो है वो सभी की इकट्ठा वो उनको देखते हैं कि ये मुस्लिम है।
और मुस्लिम बाकी अगर हिंदू समाज के लोग बाकी सभी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों के लिए काम करने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कितने अगर उनके पास कुछ लोग जाते हैं तो बाकी बाकी लोगों को जितना मदद करते हैं उस हिसाब से कर लेते हैं। उनके नजर में ये पसमानदा है ऐसे नहीं है, उनको ये सिर्फ मुस्लिम है और इनको मदद की जरूरत है। वैसे भी अल्पसंख्यक में मुस्लिम वो आता है। देखते हैं कि ये बेचारे जरूरतमंद है, इनको जरूरत है, तो वो हिंदू समाज मदद करता है, लेकिन इनका स्वधर्मी समाज उस तरह से आगे जी नहीं आता है। जी मैम। हाँ, जिस तरह से जी। मैंने मेरे किताबों में किताब में भी हर जगह पे लिखा है और अभी दूसरी किताब में मैं लेखिकी की निरीक्षण मतलब लेखिका जो है उस तो मैंने ये बताया है कि इस्लाम ने बहुत अच्छा रास्ता दिया ज़कात। तो ज़कात जब निकलती है तो यहाँ वहाँ ज़कात देने से आप इन लोगों को ढूँढो। मदरसे में ज़कात तो दी जाती है, वहाँ पर ज़रूरी है, कुछ हिस्सा वहाँ पर जाता है। इसके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन इन लोगों को ढूँढो। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ रमज़ान में ज़कात दें। वो पैसा आप पूरे साल भर में जून महीने कॉलेजेस शुरू होते हैं, तो उस वक़्त उन बच्चों के एजुकेशन के लिए एडमिशन फीस भरिए, स्कूल के लिए कुछ ज़रूरत थी तो वो किताबें या नोट दीजिए, या तो ट्यूशन फी चाहिए होती है, या तो कुछ बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस वक़्त दीजिए। और मैंने उनको इतना भी कहा है कि भाई आप मेरे पास आइए, मेरे पास कुछ सोर्सेस है, मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पर जाएँगे। देखिए, अगर एजुकेशन की बात है ना तो इस तरह से मैं हमेशा मस्जिद के बाहर जुम्मा की नमाज के बाद चद्दर लेके पैसा मिलता है, हम वो बच्चों की के लिए यूज कर सकते हैं। आज पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुसलमान के लिए तो चाहिए ही चाहिए, सवाल ही नहीं आता। लेकिन पसमानदा जो तबका हम बोल रहे हैं उसमें पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो पढ़ाई के लिए काम होना मुझे ज्यादा जरूरी लगता है। तो इसके लिए जक़ात का पैसा यूज करना, या तो ट्रस्ट में जो भी काम बनते हैं, या तो इनके समाज में एक व्यसनाधीनता की एक बड़ी बात है, जो कि बुरी लत होती है, कोई दारू है, गुटखा है, तम्बाकू है, ये चीजों से नौजवानों को दूर रखने के लिए, उनके हाथ में काम देने के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं बताऊं क्या कि गुनहगारी का जो एक प्रमाण है, वो ये समाज जो है, जितना पिछड़ा समाज है ना, तो वो समाज में गुनहगारी का प्रमाण कम है। जैसे आप बोलेंगे समाज तो दुर्वेशी समाज में गुनहगारी ज्यादा नहीं होती है, अगर करेंगे भी तो कुछ छोटी मोटी चोरी पेट के लिए, थोड़ा बहुत कहीं पर छोटा सा उठाए बेच दिए, खा लिए, एक टाइम का खाना निकल गया, हो गया, इस तरह से उनकी जिंदगी होती है। तो मुझे लगता है कि उनके मदद के लिए मतलब वो सरकार आप कहना ये चाहते हैं कि बहुत ईमानदार होते हैं, जो गुनाहगारी है, जो पाप के कार्य हैं, वो बहुत नैतिक होते हैं, गरीब होने के बाद भी उनके अंदर उतने जो है, जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं या इस तरह के जो काम हैं, असामाजिक काम जो है नहीं करते हैं। एक आध जगह चोरी के जो है वारदात आपने किया, लेकिन आमतौर से वो बहुत ही जो है सभ्य होते हैं। इसको सभ्य का शब्द करना चाहिए, हालांकि इस्लामिक फिक्र में असभ्य का शब्द है रजी, वो अजलाफ का, जिसके अर्थ होते हैं असभ्य। वो इस्लामिक फिक्र जो है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक विधि किताबों में ये अर्जाल और असभ्य कहे जाते हैं। खुद को अशराफ और सभ्य कहते हैं। अशराफ के शरीफ शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ होता है सभ्य और उच्च के। तो आपने ये भी देखा कि ये बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, कोई क्राइम नहीं करते हैं, कोई गुनाह नहीं करते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताई सामाजिक सद्भाव और सामाजिक एक स्वस्थ समाज की परिभाषा में ये आता है कि वहाँ पे क्राइम कम है, वहाँ पे रूल रेगुलेशन को वायलेशन कम है। तो आपने देखा कि जो पसमानदा समाज है महाराष्ट्र के अंदर, जिस पे आपने काम किया, कि वो इन सब चीजों से वो बिल्कुल अलग है और एक सीधी सादी जिंदगी गुजरते हैं। उसमें गुनाह कम है, पाप कम है, क्राइम कम है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने साझा किया मैम। जी जी मैम, आप कहें। हाँ, तो उसके अलावा कुछ बातें हैं जिसमें मैं औरतों के बारे में खास तौर पे बोलूँ कि जी वापस इस तरह से कि हिंदू के दोहरा जो बहिष्कृत होता है, तो दोहरा जो अन्याय सहन करना पड़ता है, तो फिर वापस ये समाज में औरतों को औरत होने का एक अलग से बातों का सामना करना पड़ता है, एक अलग बहिष्कृतता उनको सामना करना पड़ता है। जैसे ये जो बाकी समाज के लोग हैं, जो बहुत ज्यादा गरीबी वहां पर है, दरिद्रता जहां पर है, तो वहाँ औरतें बड़े हिम्मत से आगे निकलती है।
बड़े हिम्मत से काम करेंगी, मर्दों के बराबर या तो मर्दों से 2 कदम आगे। जहाँ पर व्यसनाधीनता का है, जहाँ पर एडिक्शन है, शराब वगैरह पीना है, घर के आदमी शराब पीते हैं, तो बच्चे शराब पीते हैं, लड़का शराब पीता है, कोई बुरी आदत में है और वो काम धंधा नहीं करता। तो ऐसे सभी घरों में मैंने देखा कि औरतें बड़े बढ़ चढ़ के मेहनत करती है, खूब दिन रात मेहनत करेंगी, फिर वो मेहनत की कोई सीमा नहीं होती कि ये यही काम। औरतें इतनी बड़ी बड़ी मेहनत का काम करती है कि वो बड़े बड़े ड्रम उठाना, बड़े बड़े पोते जो गोनियां होती है सर पे उठा के लेके जाना, सफर करना, सामान इधर से उधर ले जाना, बेचना, और अपने परिवार का जो भी है खर्च चलाना, इतना बड़ी बड़ी तरीके से औरतें काम करती है। अब इन औरतों को हाल फिलहाल में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा कहीं पर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हालत अगर सुधर गई तो सबसे पहले वहां पर ये जो तबलीगी जमात के जो लोग हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। और वो औरत धोना भांडी के लिए लोगों के घरों में काम के लिए जा रही है, तो भी कई बार देखा है कि मैं बुर्का पहन के निकलती है, तो बुर्का पहन के जाएंगी, वो घरों के काम करेंगी। थोड़ा सा सुधार इस तरफ से आ रहा है कि बच्चे पढ़ रहे, बच्चे थोड़ा सा पढ़ रहे, पढ़ने के तरफ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जो अंगूठा छाप हुआ करते थे, आज कम से कम 8वीं 10वीं तक जा रहे हैं। फिर आगे कई समस्या आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे वो बच्चे, या तो फीस की प्रॉब्लम होती है, या तो कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है, या तो कोई बताता नहीं है कि भाई आप यहाँ जाइए, यहाँ से ये हो सकता है। फॉर्म भरना यहाँ से उनकी शुरुआत होती है कि जो अर्जी भर कर देना है वो भरने के लिए आता नहीं है, कंप्यूटर यूज करना आता नहीं है। तो उनके लिए कहीं पर जाके किसी से बात करना, हिम्मत से खड़े रह के उनको बोलना कि भाई ये करके दो, ये हमको चाहिए, हमको ये करवाना है। तो ये जो एक सामाजिक संबंध प्रस्थापित करने के लिए जो एक डेयरिंग, तो एक बात करने का जी जज्बा चाहिए, वो भी इन लोगों में मुझे कम दिखा, इसीलिए भी ये थोड़ा सा पिछड़े मुझे लग रहे हैं। जी दूसरी बात, और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब घूम रही हूँ महाराष्ट्र में, तो कई लोगों को मुसलमानों में पहले तो ये नकार देते हैं कि मुसलमानों में पसमानदा कोई है ही नहीं, मुसलमान में जातिवाद है ही नहीं। आप फेसबुक पर देखते होंगे कि अगर मैं कहीं पर जाकर आ रही हूँ और मैं पोस्ट डालती हूँ, तो कई बार मेरे साथ में मेरे फेसबुक पे उसके ऊपर कमेंट्स आती है कि मुसलमानों में जातिवाद है ही नहीं, मैडम आप झूठ बोलते हो। तो मेरे पहले बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं वही उनको जवाब देते हैं कि मुसलमानों में जातीयता है। और कई लोगों को मुसलमानों में जातीयता ये कबूल नहीं करते, उनको लगता है कि मुसलमान एक संघ समाज है, तो वैसे नहीं है। मुसलमानों में हिंदू के इतनी ही मैं यहाँ जातियां। आपको 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 रोकूंगा। मैं एक बात तो पहले तो ये कही, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। ये चीज कही जाती है कि मुसलमानों में जातिवाद नहीं है, और अगर कहीं इसको मान लेते हैं तो फिर कहते हैं कि साउथ इंडिया में जातिवाद नहीं है, नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। जबकि आपका पूरा काम साउथ इंडिया पे है, ये भी बात झूठ हो रही है। ऐसा नहीं है, केरल में भी जातियां हैं, महाराष्ट्र में भी जातियां हैं, और आपका तो पूरा काम महाराष्ट्र पे है। तो वो तो पहले इनकार करते हैं कि नहीं जातिवाद नहीं है, और फिर कहते हैं कि नहीं ये साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ की प्रॉब्लम। जी मैम, आप कंटिन्यू करें। और दूसरी बात, ये सब जातियां होती है यही लोगों को पता नहीं। जैसे मुसलमान जी में मैं बताऊं कि आपको कि अगर उनको मैं बता रही हूँ कि भाई मैं बीच में दालदी समाज मतलब रत्नागिरी में मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी, दालदी समाज मतलब मच्छीमार समाज के लिए। जब उनको डालबी मैंने समाज। जी दालदी मच्छीमार जी समाज, जब मैं उनसे मिलने जी के लिए गई, काफी बड़ा संगठन है, काफी अच्छा समाज है, काफी प्रोग्रेस के तरफ है, अग्रसर है वो लोग, काफी अच्छे ख्यालात है उनके। तो मैंने जब उनके पास जाकर मेरी मेरी पहली लिखी हुई किताब उनको मैंने दी, तो वो हाथ में देखकर अलग पलट कर देख रहे थे और बोल रहे थे कि अरे मुसलमान में इतनी जाति है, इतने लोग हैं, हमको तो पता ही नहीं। तो ये भी है। और जैसे कि टकार है, पटवेकरी है, या तो फिर मैं आपको बताऊं कि ये मुलानी, पाथरवट, नायकौड़ी, सारवान, महात, ये जाति है, ये लोगों को पता नहीं होता है। कई लोगों को हमारा इतिहास क्या है, जैसे नाम लगाया महात, तो उनको ये पता नहीं कि महात किसे कहते हैं, महात का इतिहास क्या है, ये उनको पता नहीं होता है। सभी का थोड़ा सा बोलेंगे कि अपने आप को उच्च वर्गीय मुसलमानों से जोड़ के हम उच्च वर्गीय, कई लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने अपने नाम भी चेंज कर दिए। सारवान नाम है या तो पाथरवट नाम है, तो फिर वो शेख लगा दिया, सैयद लगा दिया। इन लोगों को जैसे मैंने आपको बताया कि उच्च वर्णीय जो जी लोग है उससे जी जी मिलते जुलते नाम, तो उनकी कॉपी करना है, तो उन तरह से रहना है, तो अपने आप को उनसे जोड़ने के लिए उनका एक प्रयास मैंने देखा। तो कई लोगों ने अपने नाम बदल के जो चाहिए, शेख, सैयद, खान, पठान, ऐसे नाम रख लिए। अब वो नाम उसी तरह से रख लेने से जो उनके पहले के जो इतिहास था वो खत्म हुआ।
अब वो उनके कहीं पर कोई सबूत नहीं रहे, आगे जाने वाली पीढ़ी को इसके बारे में कुछ मालूमत नहीं है। और अगर फिर इसके बाद में जाति के दाखिले के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं, तो ये सब बातें आती है और लोग बोलते हैं, या वहां पर उनको ये सवाल पूछा जाता है कि अरे आप लोग तो शेख है, सैयद है, अब मुसलमान हो गए, आप आपको काहे को काट काटने की क्या जरूरत है आपको। तो ये भी वजह हो गई कि कहीं पर वो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, इसके लिए अपने आप को उन नामों को छुपाया गया और शेख सैयद खान नाम जानबूझ के कहीं लगाया गया, उस तरह से आगे गए। और ये बात मैंने खास जाना। और अपनी भाषा को एक, जैसे छप्परवन समाज की एक अपनी एक अच्छी भाषा है, खुद की उनकी एक मातृभाषा है। दुर्वेशी जी समाज की अभी भी वो लोग फारसी बात करते हैं, फारसी भाषा चलती है उनके बीच में। या तो दालदी समाज की अपनी एक कोंकणी भाषा है। तो अपनी भाषा के लिए जितनी तरह से स्वाभिमान होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि वो भाषा लुप्त हो रही है, नामशेष हो रही है, खत्म हो रही है। तो उसको बचाने के लिए कोई कोशिशें होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। खत्म हो रही जी है वो भाषा। वो चाहे फिर स्थानिक जो भाषा है, दक्षिणी हिंदी मराठी जो भी चल रहा है, उस तरह से उनकी भाषाएं होती है। कुछ काम लोगों ने छोड़ दिए, जैसे कि यंत्र युग जिस तरह से आया, यांत्रिकता हो गई, मशीनरी आई, तो पहले के काम खत्म हो गए। जैसे भी नालवन समाज है, नालवन समाज घोड़े के और बैल के पैर में नाल ठोकने का काम किया करते थे, वो तो अब खत्म हो गया। उनका वो जो जी व्यवसाय था, उनका जो काम था, वो खत्म हो गया। तो नालबंदी का काम खत्म हुआ। या तो फिर पखाली थे, जो पीठ के ऊपर चमड़े की बड़े बड़े थैलियां लेकर उसमें पानी लाकर दिया करते थे, भिष्टी, पानी का हाँ भिष्टी कहे जाते हैं इधर उत्तर प्रदेश में। जी पखाली कहा जाता है। तो जी पखाली का जी काम भी खत्म हो गया, क्योंकि घरों हर जगह घर घर नल आ गए। तो नल आने की वजह से पखाली का काम खत्म हो गया। जानवर का जो कायदा हुआ, जो ये जानवर को का एक कायदा हो गया, मेनका गांधी जी ने जब वो कायदे के बारे में अमल बजावनी, उसकी जो इम्प्लीमेंट किया गया उसका, उस वक्त ऐसे हुआ कि जानवर धनाधड़ उठा के लेकर गए। जैसे कि मदारियों के सांप लेकर गए, या तो फिर भालू लेकर गए। हाँ, ये जानवर तो लिए गए, लेकिन वो जानवर जाने के बाद में उनके लिए, उनका पुनर्वसन करने के लिए कुछ करना चाहिए, ये ना गवर्नमेंट को ख्याल रहा और ना ही आम लोगों को और ना ही मुसलमानों को ख्याल रहा। फिर जी उनकी समस्या रही, वो तो और अलग बनी रही। उसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया, उसके ऊपर एक काम होना चाहिए। अब उनके हाथ में कुछ करना है, तो एक तो एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, और दूसरी बात किसी चीज का स्किल नहीं है। तो फिर क्या काम करें। तो रोजी रोटी के लिए जो मिलता है वो काम करना उन्होंने शुरू किया। जी। जैसे आपने बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया कि उनके जो पुराने रोजगार थे जब वो छीन गए, जैसे वो भालू लेके जो काम करते थे, मदारी दिखाते थे, तो वन्य जीव वाले, वो सरकार ने वो कहा कि नहीं आप बंदर नहीं नचा सकते, भालू नहीं, वो लेके चले गए। लेकिन उनका जो है उसके बदल में कोई इस तरह के उनके रोजगार का सृजन नहीं किया गया जो उसको जिसको उन्होंने फेस किया। जी मैम। जी जी मैम। अब समय भी हो रहा है ये। जी जी आप बोले, मैं क्या कह रही थी, बोले आप। और सामाजिक भी इस तरह से है कि इन लोगों को सामाजिक, जब मैंने देखा तो बाकी लोगों में मेल मिलाप रखना है, तो बाकी लोगों में मिक्सअप होने की इन लोगों की कोशिश रहती है। कहीं कहीं अपने अपने संगठन बन रहे हैं, अभी संगठन बना के जी कोशिश कर रहे हैं। जैसे हलाल खोर का एक अच्छा संगठन मैंने देखा है, छप्परवन समाज का एक अच्छा संगठन देखा है। कुछ जी कुछ के तो संगठन का कोई दूर दूर तक नाम नहीं है। जात पंचायत मुझे कहीं भी नहीं दिखी। कुछ लोगों की जात पंचायत है अभी, जैसे दुर्वेशी समाज का जात पंचायत अभी भी है, उनके उसी तरह जी से जैसे पहले चलता था उसी तरह से पंचायत चलती है। लेकिन कायदे कानून बदल गए हैं, जैसे सलाम बंदी करना या तो बहिष्कृत करना, दंड देना, ऐसे जी। कुछ अभी नहीं होता है। काफी कुछ बदल रहा है। तो इस तरह उनकी से अपनी जातीय पंचायतें कुछ चीजों में देखने को आपको मिलती है। जी मैम, अब कार्यक्रम के समाप्ति का वक्त होता जा रहा है। मैं एक सवाल हमारे पास है, मैं चाहूंगा कि वो सवाल लिया जाए। हालांकि वो सवाल का जवाब तो मैं निगेटिव ही मुझे लगता है, क्योंकि जब आप रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं कि जिनको रोजी रोजगार की सुविधा नहीं है तो उनका राजनीतिक भागीदारी क्या होगी। फिर भी ये सवाल है कि इन जातियों पे जिस पे आपने काम किया महाराष्ट्र पे, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं नॉर्थ इंडिया में जातिवाद है मुसलमानों में, साउथ इंडिया में नहीं है। तो इनके राजनीतिक भागीदारी, आपने इतनी जातियों पे स्टडी किया, 2 भाग में आपकी किताब है, तो क्या कहीं कुछ आप राजनीतिक भागीदारी किसी भी स्तर पे आपको, पंचायत स्तर पे, एमएलए एमपी स्तर पे, कहीं आपको इन समाज में से किसी की कोई राजनीतिक भागीदारी आपको कहीं दिखाई दी? जी मैम।
इन समाज में जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा बहुत अब स्थिरता की तरफ आए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा स्थानिक लेवल पर, यानी लोकल लेवल पर राजकीय जो काम चलते हैं उसमें थोड़ा सा हिस्सेदारी लेना, कहीं कोई कारपोरेटर, कोई इक्का दुक्का कारपोरेटर तक तो मैंने देखा है, कारपोरेटर तक जाना। ऐसे कुछ लोगों का जो पढ़ा लिखा समाज है उनका होता है, लेकिन जो बिल्कुल पढ़ा लिखा समाज नहीं है, जैसे ये मदारी समाज हुआ, ये जादगर समाज हो गया, बाजीगर समाज हो गया, जिनके पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम है या तो अवेयरनेस कम है, तो वो राजकारण तक या तो राजनीतिक तक नहीं जाते हैं वो लोग। मैम बिल्कुल, आप हम बहुत देर से, हम पिछले 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं। आज हफ्ते की किताब में चर्चा का विषय था मुस्लिम बलूतेदार, जिसकी रचयिता लेखिका तमन्ना इनामदार जी हमारे साथ हैं। बहुत देर से हम बात कर रहे थे। इन्होंने महाराष्ट्र और उसके आसपास जो मुस्लिम में जो पसमानदा जातियां हैं, ओबीसी एसटी कैटेगरी की जो जातियां हैं, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हालातों पे जायजा लेते हुए उन्होंने एक एक जाति का अलग अलग से डिस्क्रिप्शन अपनी किताब में लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, सामाजिक न्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से, राष्ट्र और देश निर्माण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक सवाल है मैम, एक सवाल मेरे पास है कि ये किताब लोगों को मिलेगी कहाँ? मैं बता दूं, ये किताब जो है मराठी में लिखी गई है और हिंदी ट्रांसलेशन अनुवाद के लिए इसकी कोशिश की जा रही है। मैम ये किताब अगर किसी को चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी? ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम जो है कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगे। ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन पे अगर आप डालेंगे मुस्लिम बलूतेदार, तो वो किताब के जी बारे में आप आएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और या तो फिर मुझे आप अगर कोई व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ जी से उनको किताब भेज सकती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किताब अमेजन पे उपलब्ध है और इसका पहला भाग ही अमेजन पे उपलब्ध होगा। दूसरा भाग की तैयारी चल रही है, दूसरा भाग बहुत जल्दी प्रकाशित होगा। हफ्ते की किताब डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान थी तमन्ना इनामदार जी, जो तकरीबन लगभग 1 दर्जन किताबों की रचयिता हैं। आज उनकी किताब, उनके द्वारा लिखित किताब मुस्लिम बलूतेदार पे हमने चर्चा की। आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब उन पसमानदा महिलाओं के ऊपर है जो जिनको किन्हीं कारणों से तलाक दे दिया जाता है, उसके बाद वो अपनी जिंदगी कैसे सर्वाइव कर रही हैं, उन्होंने अपना जीवन संघर्ष कैसे किया। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। मैम उस किताब का क्या नाम है? एक नजर तलाक नंतर, एक नजर तलाक के बाद। हाँ, एक नजर तलाक अंतर। तो ये नंतर। मराठी में किताब है। बहुत, हम किसी दिन उस किताब पे भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और एक मैं दर्शकों को चलते चलते बताना चाहूँ कि डॉक्टर अयूब रायनी जी भी इसी तरह का एक काम कर रहे हैं। वो बिहार के पूरे बिहार राज्य में वो भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाके उन्होंने भी 2 किताबें पब्लिश किया है जो विभिन्न प्रकार की जो पसमानदा जातियां हैं उस पे रही हैं। मैम आपका बहुत बहुत, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। मैं बहुत दिन से आपके पीछे पड़ा हुआ था कि आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करें। निश्चय ही भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा, सामाजिक न्याय का इतिहास जब लिखा जाएगा, उसमें आपके इन किताबों का और आपके इस योगदान को इतिहास जरूर याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। जय पसमानदा।